हेलो, माई सेल्फ सी एस नेहा कोठारी फ्रॉम एस्पायर कॉमर्स क्लासेस। तो हम हमारे 7th वीडियो को लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अपन इकोनॉमिक्स के मैराथन पे चल रहे हैं और इस चैप्टर में सबसे पहले अपन देखेंगे मनी कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लीसिट कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। उसके बाद फिर अपन आएंगे रेवेन्यू पे, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और इन सब के रिलेशन। इसका इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी पोर्शन है, इसके प्रैक्टिकल के लिए पूरे इकोनॉमिक्स का अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे और नहीं तो इसकी एक लाइव क्लास ले लेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। नाउ व्हाट इज मनी कॉस्ट? सबसे पहली चीज बेटा, मनी कॉस्ट मतलब क्या होता है? वो पैसा जो अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो लोग हमारे गुड्स को या कमोडिटी को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अब चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, पावर एंड फ्यूल हो, वेजेस एंड सैलरी हो या कोई मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो, दैट इज नोन एज मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट अगर मैं बोलूं, द अमाउंट विच हैज बीन पेड बाय प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब पूछोगे मैम व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रीनियर। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और इंटरप्रीनियर का हिस्सा होता है प्रॉफिट। नेक्स्ट, अब बेटा अपन बात करते हैं टोटल कॉस्ट। बेसिकली दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लीसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जितना पेमेंट मैं अपने बिजनेस से बाहर वालों को कर रही हूं। अब चाहे वो रेंट के फॉर्म पे हो, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म पे हो या किसी के भी फॉर्म पे हो, इसमें एक्चुअल में पैसे का पेमेंट होता है। इम्प्लीसिट कॉस्ट मतलब ओनर का खुद का कॉस्ट। आज अगर मैं अपनी ही बिल्डिंग में पढ़ा रही हूँ तो बेटा मैं अपने इस जेब से हर महीने रेंट फाड़ के अपने इस जेब पे तो नहीं दूंगी। आज अगर मैं अपने ही बिजनेस में ओवर टाइम कर रही हूँ तो मैं हर रात को अपना ओवर टाइम अलाउंस तो नहीं लूंगी। तो ये जो मेरा खुद का होता है दैट इज नोन एज इम्प्लीसिट कॉस्ट। और ये जो मेरे को बाहर वालों को देना पड़ता है, चाहे मैं उनसे रॉ मटेरियल ले रही हूँ, टैक्स का पेमेंट कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट, पावर, फ्यूल, एडवर्टीजमेंट, इसमें मेरा पैसा जा रहा है। और इधर मेरा पैसा जा नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल में मेरी मेहनत या मेरे रिसोर्सेज लग रहे हैं, जिसको कई बार अपन अकाउंट्स में लेना भूल जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट लिया जाता है। अब बात करते हैं अपन नॉर्मल प्रॉफिट की बेटा। अब सबसे पहली चीज, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जब अपन अकाउंट्स की बात करेंगे तो वहां पे तो पूरा जो बच गया सेल करने के बाद पूरे खर्चे काट दो, जो बचा वो ओनर का माना जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब अपन कॉस्ट निकालते हैं तो उस कॉस्ट में लेबर का हिस्सा, जिसने जमीन दिया लैंड का हिस्सा, कैपिटल जिसने पैसा लगाया और जो इंटरप्रीनियर है उसका प्रॉफिट भी कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। तो जब मैं कॉस्ट निकाल रही हूं तो मैं अपना एक नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड करूंगी उसमें। क्यों इंक्लूड करूंगी? क्योंकि एक मिनिमम प्रॉफिट जो मैं अपनी लिए कमा रही हूं वो उस कॉस्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस कॉस्ट में नहीं है तो मेरी कॉस्ट सही नहीं निकल पाएगी। Normal profit is the minimum reward of an entrepreneur for which he is ready to take a profit or loss. If the entrepreneur does not get minimum profit, तो वो फर्म को शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा। अब अगर मेरे को मेरे नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा मिल रहा है तो उसको बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है तो शायद मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगी। देन बात करते हैं रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट मतलब एक सोसाइटी को जो भी हार्म हो रहा है, वियर एंड टीयर हो रहा है, या जो लेबर्स बना रहे हैं उनको कुछ तबीयत में कुछ हार्म हो रहा है, दैट इज नोन एज रियल कॉस्ट। एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस अंडरगोन बाय वेरियस मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी।
एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं बेटा फटाक से। सबसे पहले अपन ने मनी कॉस्ट पढ़ा। मनी कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो पेमेंट अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कर रहे हैं। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं, दैट इज टोटल कॉस्ट के अंदर दो चीजें, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब वो चीज जो अपन किसी भी बाहर वालों को पेमेंट कर रहे हैं। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, मेरा खुद का, अगर मेरी खुद की बिल्डिंग पे मैं बिजनेस कर रही हूँ तो जो मेरे इम्प्लिसिट रिसोर्सेज है उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू निकालूंगी एंड दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। रियल कॉस्ट मतलब सैक्रिफाइस एफर्ट्स अंडरगोन बाय वेरियस मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, opportunity cost means opportunity lost या opportunity cost is the value of next best value which has been foregone, जिसको हमने छोड़ दिया है। सपोज आज मैं दो टाइप के पेन बनाती हूँ, एक ए और एक बी। अब मेरे पास रिसोर्सेस कम है तो मैं दोनों नहीं बना पा रही हूँ, तो मुझे कोई भी एक चीज को चूज करना है, ए बनाऊं या बी बनाऊं। तो अगर मैं ए को चूज कर रही हूं तो ए को बनाने के लिए मुझे जिसको छोड़ना पड़ रहा है दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost is the value of next best alternative which has been foregone. अब बात करते हैं अपन cost in short run. Short run is a period of time in which only variable factors can be varied. Fixed factors remain constant. शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ अपन वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता बेटा। आज अगर मेरी दुकान में कोई इंसान आया है और बोल रहा है मैडम ये पेन दे दूं, अगर मेरे पास बनी हुई है तो मैं पेन दे दूंगी, वो इतना वेट नहीं करेगा कि मैं पेन बनाऊं और बना के लाके दूं, क्योंकि बनाने जाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, कोई आधी घंटे या 15 मिनट में पेन नहीं बनती। तो फिक्स फैक्टर्स मतलब वो होते हैं जिसमें अपने को मशीन्स और क्या बोलना चाहिए लैंड, ये सारी चीजों को चेंज करना है, तो शॉर्ट रन में इतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ अपन वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म। एक फर्म ने जितना भी खर्चा किया है उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस। अब टोटल कॉस्ट की अगर मैं फॉर्मूला तो बोलूं तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को अपन सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को अपन प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं बेटा। फिक्स कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं, कई बार एमसीक्यूज में पूछता है। वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। अब एक एक करके देखते हैं व्हाट इज फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट या सप्लीमेंट्री कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होता है जिसको अपन शॉर्ट रन में चेंज नहीं करते हैं, जैसे मेरी जमीन, परमानेंट लेबर, जैसे इसके बाद आ गया मेरा प्लांट एंड मशीनरी। आज अगर मेरी शॉप पे जो रोजी के लेबर्स आ रहे हैं वो वेरिएबल कॉस्ट रहेंगे। अगर मेरी शॉप पे कोई मुनीब रखा हुआ है जिसको मैं काम रहे या ना रहे मैं उसको छुड़वाने वाली नहीं हूं, वो जाएगा फिक्स कॉस्ट पे। लैंड फिक्स कॉस्ट, लैंड का जो रेंट देना है फिक्स कॉस्ट। मशीन्स की डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जब मैं प्रोडक्शन करूंगी तभी वही खर्चा लगने वाला है, अगर मैंने आज प्रोडक्शन बंद कर दी तो वो कॉस्ट नहीं लगने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, रोजी वाले लेबर्स, ये सारे होते हैं मेरे वेरिएबल कॉस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इट डज नॉट डायरेक्टली रिलेट विद क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। आज अगर मैं 0 यूनिट बना रही हूं या 1 लाख यूनिट बना रही हूं, मेरा फिक्स कॉस्ट सेम होगा। वही वेरिएबल कॉस्ट, आज अगर मैं 1 यूनिट बना रही हूं तो 1 यूनिट जितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, आज मैं 1000 यूनिट बना रही हूं तो 1000 यूनिट जितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। इट वैरी डायरेक्टली विथ आउटपुट। एक बार इसी चीज को जो मैं समझा रही थी ग्राफ के फॉर्म से समझ लेते हैं। सबसे पहले आज अगर मैं 0 यूनिट बना रही हूं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 500। आज अगर मैं 10 यूनिट भी बना रही हूं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा? 500। तो यूनिट अगर 1 बने, 2 बने, 10 बने, 20 बने, 1000 बने, मेरा फिक्स कॉस्ट चेंज होने वाला नहीं है। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 1 यूनिट बनाऊं, अनेक यूनिट बनाऊं या 0 यूनिट बनाऊं, मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा इक्वल रहेगा 500, ये चेंज होने वाला नहीं है। वही अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो 0 यूनिट पे ये 0 होता है,
एक यूनिट पे 300, 400, जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। टोटल कॉस्ट की बात करूं मैं तो टोटल कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब ग्राफ से समझ लेते हैं, ये इनवर्स एस शेप का होता है और ये हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, जीरो। ये हमेशा टोटल कॉस्ट हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि शॉर्ट रन में कभी भी फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता। शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब एक बार फिर से अगर मैं समझाऊं, ये मेरा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरा बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये है मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो जीरो से स्टार्ट होता है, और जहां से मेरा फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है वहीं से मेरा टोटल कॉस्ट स्टार्ट होगा। ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, इसलिए पैरेलल होते हैं क्योंकि दोनों के बीच में जो है दैट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इन ऑल द स्टेजेस, वही मैं भी बोल रही थी, जीरो हो फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या है, 500। वेरिएबल कॉस्ट अगर 0 यूनिट बना रही हूं तो 0, 100 यूनिट बना रही हूं तो 100 के हिसाब से, 200 बना रही हूं तो 200 के हिसाब से। क्वांटिटी बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड विद आउटपुट होता है। टोटल कॉस्ट जो है वो सेम एज लाइक वेरिएबल कॉस्ट चलता है। इसका जो फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। लेकिन टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। आज मैं 1 यूनिट बनाऊं, 0 यूनिट बनाऊं, अनेक यूनिट बनाऊं, मेरा फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वेरिएबल कॉस्ट वैरीज विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं 1 यूनिट बना रही हूं तो 1 यूनिट जितना रॉ मटेरियल लगेगा, 2 यूनिट बना रही हूँ 2 यूनिट जितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। ये लॉन्ग रन का कंसेप्ट है, ये शॉर्ट रन का कंसेप्ट है। फिक्स फैक्टर्स को रिलेट करता है, ये वेरिएबल फैक्टर्स को रिलेट करता है। इट रिमेन्स सेम इवन व्हेन द प्रोडक्शन इज जीरो। इट बिकम्स जीरो इफ द प्रोडक्शन इज स्टॉप। अ फर्म कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन इवन इफ देयर इज लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला एक बार आपको फिर से समझाती हूँ बेटा। आज अगर मेरी एक दुकान है, मैंने 1 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट करके दुकान को सजा दी। अब इस 1 करोड़ का जो मेरा इन्वेस्टमेंट था तो वो तो लग चुका है बेटा, वो मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। अब अगर उस दुकान को चलाने के लिए मैंने 4 वर्कर्स रखी और हर वर्कर जो है वो मेरे को 200 रुपए की रोजी पे मिला है, देख अब 4 वर्कर इंटू 200 मतलब मेरा 800 रुपए तो दिन का खर्चा हो गया बेटा। इसके अलावा मेरे 200 रुपए रोज का और खर्चा मान लो, बिजली पानी ये सारा, कुल मिला के मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 1000। अब अगर मैं दिन के 1000 रुपए का भी व्यापार नहीं कर पा रही हूँ तो ऐसा व्यापार करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मेरा 600-700 का ही बिजनेस हो रहा है तो मैं जो डिफरेंस अमाउंट है अपने घर से लगा रही हूँ या मैं किसी से उधारी लेके चला रही हूँ। तो इसीलिए प्रोडक्शन विल कंटिन्यू ओनली इफ फर्म ऑब्टेन्स इट्स वेरिएबल कॉस्ट। अपन बिजनेस को तभी चालू रखेंगे जब अपन कम से कम अपने वेरिएबल कॉस्ट को निकाल पा रहे हैं। अगर अपन वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एक बार बेटा यहां तक रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन एवरेज कॉस्ट पे आएंगे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो भी पैसा अपन ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया। अब बोलोगे मैम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्रीनियर। फिर अपन ने देखा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या होता है बेटा, जो पैसा अपन बाहर वालों को पेमेंट कर रहे हैं एक्चुअल में पैसा जा रहा है। इम्प्लीसिट मतलब मेरा खुद का इम्प्लाइड, अपने ही घर में बिजनेस कर रही हूँ तो जो रेंट है वो, ओवर टाइम कर रही हूँ या मेरी सैलरी, दैट इज नोन एज इम्प्लीट। टोटल कॉस्ट की बात करूं तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के बनता है टोटल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होता है जो समय के साथ चेंज नहीं होता है। आउटपुट है, अगर 0 है तो भी फिक्स कॉस्ट वैसा ही रहेगा, 1000 यूनिट बना रही हूँ तो भी फिक्स कॉस्ट वैसा ही रहेगा। डायग्रामिकली
स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली वैरी करता है आउटपुट से, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और इनवर्स एस शेप बनाता है और बढ़ता हुआ जाता है। अब आते हैं अपन सबके बच्चों पे। इसको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसका जो फॉर्मूला है, देखो बेटा, अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो तो फिक्स कॉस्ट का पप्पा कौन? टोटल फिक्स कॉस्ट, ये बड़ा, इसका बच्चा निकालना है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, आउटपुट निकल गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। सेम वैसे ही बोलोगे मैम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका पप्पा कौन? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको डिवाइड कर दो किससे? आउटपुट से, इसका बच्चा निकल गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सेम वैसे ही टोटल कॉस्ट, इसके पिताजी टोटल कॉस्ट, इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, इसका बेबी निकल गया एवरेज टोटल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट? अभी जो आपको बताई टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो क्या निकल जाएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब अगर हमेशा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा बेटा, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा क्योंकि अपन का जो डिनोमिनेटर है, देखो इधर नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ, ये 500 था, पहले आउटपुट था 0, तो ये 0 हो गया, फिर 500 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 500 हो गया, फिर 500 डिवाइडेड बाय 2, तो जो मेरा आउटपुट है वो बढ़ते जा रहा है, तो डिवाइड जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो हमेशा मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा? कम। इसीलिए जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो ऐसा होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहा है, लेकिन ये कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता है। आई बात समझ में बेटा? In the beginning, the average fixed cost slows speedily and thereafter gradually, धीरे धीरे. It does not touch the axis, यही चीज समझा रही थी, और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हुआ? इसका पप्पा कौन? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब इसका जो शेप होता है बेटा वो यू शेप होता है, नॉर्मली पहले गिरता है फिर बढ़ता है। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन of a commodity. In the initial stage, the productivity increases, then remains constant, and then it tends to decrease. इसीलिए इसका जो शेप होता है वो यू शेप होता है, ऐसा। पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, फिर गिर रहा है, फिर कांस्टेंट, और फिर गिर रहा है। अब ये भी आपको समझा देती हूँ, 500, 600, 750, अब डिवाइड करते जाएंगे तो इसका बच्चा निकलते जाएगा, पहले गिर रहा है और फिर बढ़ रहा है, देखो यहां तक गिर रहा है और यहां से वापस बढ़ने लगा, इसीलिए इसका शेप क्या होता है? यू शेप। टोटल कॉस्ट, इसका पिताजी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू करूं तो एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट, कई लोग इसको एसी भी बोलते हैं, इसका शेप भी यू होता है। एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी, इन दोनों को प्लस करने से भी एसी निकल के आ जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट, वैसे ही एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये मेरा एवरेज है, ये मेरा एवरेज वेरिएबल है, और ये मेरा एवरेज कॉस्ट है। अब अगर मैं ग्राफिकली आपको समझाऊं बेटा, सॉरी, सबसे पहले ये जो है ये मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट है, जो हमेशा गिरेगा लेकिन कभी भी उठेगा नहीं, या कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होएगा। अब अगर मैं आपको दूसरे कलर से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताऊं तो ये पहले गिर रहा है और फिर उठ रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं आपको एवरेज कॉस्ट बताऊं तो ये भी गिरेगा। अब देखो बेटा, स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत बढ़ के है। ये क्यों है? क्योंकि मेरा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो बहुत बड़ा है, और धीरे धीरे देखो इनके बीच में दूरी कम हो गई। ये कम क्यों हो गई? क्योंकि मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता गया, इन दोनों के बीच में जो गैप है
वो होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। स्टार्टिंग में एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्यादा होता है, एंडिंग में एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो जाता है। दोनों गिर रहे हैं, लेकिन दोनों कभी आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है बेटा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल, एक एक्स्ट्रा नया यूनिट बनाने के लिए जो मेरे को खर्चा लग रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ट्रायंगल टीसी अपॉन ट्रायंगल क्यू। marginal cost is the additional cost of producing one more unit of output। marginal cost भी U shape होता है, ये ऐसा यू शेप होता है। जैसे जैसे ये, अब इसको निकालना बहुत इजी है बेटा, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, हमेशा कोई भी का निकालना है नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करते जाओ, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा यू शेप होता है, पहले गिरता है फिर बढ़ता है ना। फ्रॉम द अबव एनालिसिस अपन सम अप कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट भी डायरेक्टली रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट से है, मार्जिनल कॉस्ट भी डायरेक्टली रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट से है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो बेचारा 500 में फिक्स बैठा है, वो किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है। मार्जिनल कॉस्ट लीड्स ओवर फिक्स कॉस्ट, हमेशा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर होता है। बोथ मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर यू शेप्ड। आपको जब से यही चीज बता रही हूँ बेटा, हमेशा एवरेज कॉस्ट हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो या मार्जिनल कॉस्ट हो, सबका शेप यू रहेगा। फिक्स कॉस्ट बस सीधा रहेगा बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये भी कई बार एमसीक्यू में पूछा है। Why the cost curves are U shape? 4 रीजंस है। सबसे पहले लेबर इकोनॉमीज, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अब बेटा अगर मैं एक ही काम को बार बार करूंगी तो मेरे को उसमें महारत हासिल हो गई। अब अगर मैं उस पर स्पेशलाइज हो गई हूँ तो मेरा वेस्टेज कम होएगा और कॉस्ट कम होता जाएगा। सेविंग, सेलिंग कॉस्ट इज नॉट, अब मेरा सेल जिस तादाद में बढ़ रहा है मेरा एडवर्टीजमेंट उतना ज्यादा नहीं होगा। स्टार्टिंग में मेरे को सेल बढ़ाना रहता है तो मैं एडवर्टीजमेंट ज्यादा करती हूँ, लेकिन बाद में जब हमारी सेल पहुंच चुकी है तो हम अब 50% 40% एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे लेबर के कारण। एडवर्टीजमेंट, मार्जिनल इकोनॉमीज, मैनेजरियल एक्सपेंडिचर्स, अब मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है तो ऑटोमेटिकली वेस्टेज कम होती है। टेक्निकल इकोनॉमीज का मतलब होता है बेटा एडवांटेज और डिस इकोनॉमीज का मतलब होता है डिसएडवांटेज। आज अगर मैं अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम होएगा। लेबर अच्छा यूज कर रही हूँ, मैनेजर अच्छा यूज कर रही हूँ और टेक्नोलॉजिकल अच्छा यूज कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कॉस्ट कर्व है वो क्या होएगा? यू शेप। रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये और कलर चेंज करके आपको ये। अब बेटा ये जो ऊपर वाला है ये है मेरा एवरेज कॉस्ट और ये है मेरा मार्जिनल कॉस्ट। द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइस। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो एवरेज कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के पिताजी हैं टीसी। वही मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज इन टीसी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। अब ग्राफ को समझते हैं, ये वही ग्राफ है जो मैंने बनाई थी। अब जो मेरा ब्लू वाला है दैट इज माय एसी एंड रेड वाला है मेरा एमसी। देखो बेटा एमसी गिरता भी ज्यादा है और उठता भी ज्यादा है, यहाँ पे दोनों बराबर है। इसके पहले ये यहां से लेके यहां तक माय एसी इज ग्रेटर देन एमसी, यहाँ पे दोनों क्या है? बराबर। अब यहाँ कहाँ कट करेगा? जब मेरा एसी मिनिमम पे होएगा, इसके बाद मेरा एमसी बढ़ गया और एसी गिर गया। अब एमसी तो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एसी कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। द शेप ऑफ द कर्व टेक यू टर्न्स बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। मार्जिनल कॉस्ट कर्व एमसी कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट अ पॉइंट पी और उसके बाद दोनों ही बढ़ने लगते हैं।
इसके पहले तक मेरा AC बढ़ा हुआ है, यहाँ दोनों बराबर है। अब कौन बढ़ गया? MC। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बेटा, 3 नंबर की भी आएगी तो आप डायग्राम बनाओगे, सिर्फ U और U, 2 U को काट देना है बस, और डायग्राम में कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला AC होता है, नीचे वाला MC होता है। MC गिरता भी ज्यादा है और उठता भी ज्यादा है। अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। इससे पहले शॉर्ट रन का अपन एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप देके। सबसे पहले अपन ने मनी कॉस्ट पढ़ा, जितना भी पैसा लग रहा है वो। फिर अपन ने एक्सप्लिसिट पढ़ा, बाहर वालों का खर्चा। फिर अपन ने इम्प्लीसिट पढ़ा, जो मेरा खुद का ओनर इम्प्यूटेड है वो। फिर अपन ने टोटल कॉस्ट पढ़ा, टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा। फिक्स कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, जो कभी भी आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो आउटपुट से डायरेक्टली वैरी करता है। फिर अपन ने सबके बच्चे पढ़े, सबका बच्चा निकालने का मैंने आपको एकदम इजी तरीका बताई हूँ। सबके पिताजी को किससे डिवाइड कर दो? क्वांटिटी से। फिर अपन ने रिलेशन पढ़ा, सबसे पहला रिलेशन पढ़ा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का। फिर तीनों के बच्चों का एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। फिर अपन ने लास्ट में अभी पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन। अब लॉन्ग रन बेटा, लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट क्या होता है, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट क्या होता है और लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। लॉन्ग रन में आपके पास इतना समय होता है कि आप एक नई फैक्ट्री लगा सकते हो, तो इसीलिए लॉन्ग रन में फिक्स और वेरिएबल में कोई अंतर नहीं होता है। अपन इनपुट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज करके कर सकते हैं और फिक्स कॉस्ट को भी चेंज करके। It refers to the per unit cost of producing quantity of output in long run. It is average. अब long run average cost कर्व मतलब LAC, इसका फॉर्मूला है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सेम ऐसे ही लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या हो गया? चेंज इन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इसका रिलेशन भी सेम वैसे ही है बेटा, ये मार्जिनल कॉस्ट और ये एवरेज कॉस्ट। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पहले ऊपर है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व पहले नीचे है, बस सिर्फ नाम चेंज हो गया है, एल आगे जुड़ गया है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो पहले अपन ने एसी और एमसी का रिलेशन पढ़ा है बिल्कुल वही रिलेशन है, बस आपको आगे में क्या लगा देना है? लॉन्ग रन का एल। बाकी पूरा वही सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के कारण पहले दोनों गिर रहे हैं। जैसे ही अपने मिनिमम पे पहुंचता है, इंटरसेक्ट करता है, इसके बाद दोनों बढ़ने लगते हैं। अब अपन बताते हैं रेवेन्यू। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आ गए हैं। रेवेन्यू छोटा सा है, 2 या 3 ही टॉपिक है बस। रेवेन्यू मतलब क्या हो गया? जो अपन कमाई कर रहे हैं। आज सपोज मैं एक 10 रुपए की चॉकलेट अगर 100 बेच रही हूँ दिन में, तो मेरी टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई? 1000। प्राइस इंटू आउटपुट। टोटल रेवेन्यू में बी डिफाइंड एज द टोटल रिसिप्ट ऑफ द फर्म एज पर प्राइस यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्स। एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो मुझे रेवेन्यू या कमाई हो रही है, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। रिलेशन की बात करूं बेटा, तो अब यहां पे तीनों का जो है वो उल्टा यू बनता है। देखो, सबसे पहले ये मेरा टोटल रेवेन्यू, ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और ये मेरा एवरेज रेवेन्यू। अपन ने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में टोटल यूटिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा था ना, सेम वैसे ही रिलेशन है। टीआर एक लिमिट तक बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर गिरने लगेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? मार्जिनल पे। जब मार्जिनल 0 होगा तो ये मैक्सिमम पे होएगा, जैसे ही मार्जिनल नेगेटिव हुआ ये गिरने लगेगा फिर से। टोटल रेवेन्यू तब तक बढ़ता है जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पे होता है जब ये 0 होता है, और टोटल रेवेन्यू गिरने लगता है जब ये नेगेटिव हो जाता है। वही चीज यहाँ लिखी है, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग व्हेन एआर एंड एमआर बोथ स्टैंडिंग। ये डिक्लाइन हो रहे हैं लेकिन ये पॉजिटिव है। ये कांस्टेंट होता है जब एमआर क्या है? 0, और ये गिरने लगेगा जब एमआर नेगेटिव हो गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों ही गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा यू बनेगा, तो ये जो है ये मेरा एमआर है और ये जो है ये मेरा एआर है। दिस इज माई एमआर
and this is my AR. तो MR उठेगा भी ज्यादा, गिरेगा भी ज्यादा। देखो बेटा, AC और MC में U शेप बनता है और MR और AR में उल्टा U बनता है। पहले दोनों बढ़ रहे हैं, ये जैसे ही अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यहां से दोनों गिरने लगेंगे। MR तो नेगेटिव और जीरो भी जा सकता है, लेकिन AR कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं जा सकता। एक बार रेवेन्यू वाला टॉपिक वापस से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले रेवेन्यू मतलब क्या हुआ, एक साल में अपन या एक जो भी गिवन ड्यूरेशन है उसमें अपन ने जितने भी चीजों को बेच के जो कमाया, दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से। रिलेशन की बात करूं तो टोटल रेवेन्यू तब तक बढ़ता है बेटा जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पे होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाता है। टोटल रेवेन्यू फॉल करने लगता है जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। देन दोनों का रिलेशन करूं AR और MR, तो उल्टा यू, इनवर्स यू शेप, दोनों पहले बढ़ेंगे। जब AR अपने मैक्सिमम पे होएगा तो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और वहां से दोनों गिरने लगेंगे। क्लियर? होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। लगभग मैंने एक बड़ा चैप्टर जो है 30 मिनट्स या अप्रॉक्स 25 मिनट्स में कवर करने की कोशिश की हूँ। अभी भी इस चैप्टर का प्रैक्टिकल बचा हुआ है। प्रैक्टिकल में एक साथ पूरे चैप्टर्स का 1 या 2 वीडियो में बहुत जल्दी कवर करने वाला। आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ जय जय। थैंक यू।